देखो ये जो हम लोग यूनिवर्स पढ़ रहे हैं उसका पार्ट थर्ड है, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले जो चैप्टर में हमने ये बताया था कि यूनिवर्स बना कैसे है, फिर बताया कि तारा कैसे बनता है, तारा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, वो सब पढ़ लिए थे। तारा का लाइफ स्टाइल। आज हम पढ़ेंगे तारामंडल। तारामंडल तारामंडल क्या होता है हम बता रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? तारामंडल। इसको इंग्लिश में भी नाम याद रखना, हिंदी में भी। तारामंडल को बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन इंग्लिश में शब्द क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। इसका मतलब क्या होता है? आकाश में मौजूद कुछ तारों के समूह एक सुंदर आकृति में व्यवस्थित होता है, उसी को तारामंडल बोलते हैं। जैसे देखो, तुम आकाश में देखे, ठीक है, बहुत सारा तारा है, लेकिन देखो ये तारा है, 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 बहुत सारा तारा है तुम आकाश में देखे। लेकिन तुम क्या किए, एक कुछ तारों को आपस में मिलाते हो। देखो ये तार को ऐसे अपने मन से एक लाइन खींचे मन में, ये तारा को मिलाए, ट्रायंगल बन गया। बाकी सब में कुछ बन पाएगा नहीं, तो तुम देखो अच्छा सा आकृति बन गया, सुंदर सा, तो इसी को कहेंगे तारामंडल। मतलब जो तारामंडल क्या है, तुमको कॉन्स्टिलेशन क्या है, तो ग्रुप ऑफ लिमिटेड स्टार। ग्रुप ऑफ, इंग्लिश में याद रखेंगे, ग्रुप ऑफ लिमिटेड स्टार, मतलब कुछ तारों का समूह। कुछ तारों का समूह जो क्या हो, आपस में वो सारे तारों को ज्वाइन करने पे क्या मिले हमको, एक सुंदर सा आकृति दिखाई पड़े। अभी तुमको दिखाएंगे भी। एक होता है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या चीज़ था? आकाशगंगा। तो आकाशगंगा वो भी तारों का समूह था, लेकिन उसमें अनगिनत तारा था, बिलियंस तारा था, ठीक है ना, बिलियंस तारा था। तो इस दोनों में यही फ़र्क है। आकाशगंगा जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैलेक्सी, या तारामंडल जिसको इंग्लिश बोलेंगे कॉन्स्टेलेशन। दोनों में तारा ही के बारे में पढ़ाई करते हैं। लेकिन आकाशगंगा में तो बहुत सारा तारा है ना, बिलियंस ऑफ तारा है उसमें, बिलियंस ऑफ ग्रुप्स, स्टार ग्रुप्स, बहुत सारा तारा है उसमें। आकाशगंगा तो तारा ही से बना था, गैलेक्सी तारा ही से बना था। हम लोगों को गैलेक्सी के बारे में भी बता दिए थे कि हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। अब हम लोग कॉन्स्टिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्स्टिलेशन क्या है, इसमें भी तारा ही के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन लिमिटेड तार के बारे में पढ़ेंगे। उन तारा को आकृति को समझेंगे कि ये तारा को आपस में मिला देंगे तो कैसा बनाई पड़ता है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारा तारामंडल हमारे, जैसे तारा तो तुमको बिलियंस है गैलेक्सी में, लेकिन तारामंडल कितना है, तो 88 तारामंडल है। पूरे ब्रह्मांड में कितने तारामंडल है? 88 ही तारामंडल। मतलब 88 ही ऐसा तारा जो तारा को आपस में मिला देंगे, जो इसे मिलाया साइंटिस्ट लोग, कुछ लाइन बने तो कुछ कुछ बनने लगा, ठीक है। इसमें से तुमको 10 ही वो तारामंडल को याद रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि तुमको तारामंडल का उदाहरण कि उसरा मेजर, ये तारामंडल है, क्या है, तारामंडल है, कॉन्स्टिलेशन है। उसरा माइनर, ये भी तारामंडल। ओरियन, सेंटोरस, ओरियन को हंटर भी बोलते हैं। फिर एक हो गया हाइड्रा, फिर एक हो गया कनिका, फिर एक हो गया हरकुलस, फिर एक हो गया कैसोपिनिया, फिर एक हो गया स्कॉर्पियस। ये सब तारामंडल है, ठीक है। अब तुमको कुछ तारामंडल दिखा दे रहे ताकि दिमाग काम करे। यहाँ देखो, ये देखो, ये वाला फिगर अच्छा है, सबसे बढ़िया। हाँ देखो, ये तुम मान लो कि यहाँ से बैठ के साइंटिस्ट लोग हैं, देखा तारा को, देखा, तो यहाँ पे एक तारा इसको यहाँ पे दिखाई पड़ा, ये फिर एक तारा यहाँ पे दिखाई पड़ा, दो, फिर ऐसे 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 ऐसे। तो सोचा कि इस सब को आपस में अगर हम लाइन जोड़ते हैं तो हमको ऐसा शेप मिल रहा है। अरे यार ये तो भालू जैसा बन गया है, नहीं हो गया? इसको ऊपर थोड़ा इसी से हाथ चला दो, ये भालू जैसा शेप नहीं हो गया? शेप हो गया। तो साइंटिस्ट लोग अपना आविष्कार किया इसका, देखा कि इसको कि ये भालू जैसा शेप है, तो इसका नाम दे दिया उसरा मेजर। यही है, एक तारामंडल ये पढ़ लिया, उसरा मेजर हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ेंगे। फिर देखा कि यहाँ पे बहुत सारा तारा होगा, भी आसमान में बहुत सारा तारा होगा, बहुत सारा तारा होगा ऐसे ऐसे। लेकिन फिर इसमें से कुछ तारों को उठाया, इन तीनों तारों को एक साथ जोड़ दिया, इसको ऐसे जोड़ा, इसको ऐसे जोड़ा, इसको ऐसे जोड़ा, फिर इसको ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा। ये सब कुछ कुछ दूर पे तारा, लेकिन अपने मन से लाइन क्या कर रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। तो दिखाई पड़ रहा है, शिकारी टाइप का दिखाई पड़ रहा है, हंटर टाइप का, शिकार जो करता है। तो देखो इसी का नाम दे दिया वो लोग ओरियन। ये भी क्या है, तारामंडल है। अब इसी के बारे में और पढ़ना है हमको, और दिखाते हैं ऐसे ही। फिर वो कुछ किसी को मिला दिया तो कटा हुआ पतंग टाइप का दिखाई पड़ रहा है, काइट, फ्लाई, ठीक है। फिर यहाँ देखो, ये है, इसको बोलते हैं हम लोग
इसका इसी का नाम है ग्रेट बियर, सप्तऋषि भी बोलते हैं। और ये हो गया, ठीक है, तारामंडल दिखा दिए। अब आते हैं और यही सब है तारामंडल। देखो ये जो पहला है ना, पहला दिया हुआ है देखो, मेजर कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन मतलब क्या होता है, तारामंडल। तारामंडल मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ लिमिटेड स्टार जिसको आपस में जोड़ने पे एक सुंदर सा आकृति दिखाई पड़े, फिगर दिखाई पड़े। उसरा मेजर, उसरा मेजर, ये पहला वाला क्या है, उसरा मेजर। ये देखो इसको ऐसे फिर था, इसको ऊपर कुछ बनाया था तो भालू टाइप का दिखाई पड़ा था, ये यही उसरा मेजर है, इसको सप्तऋषि भी बोलते हैं। फिर से ये है दूसरा वाला का नाम है कैसोपिनिया, ये डब्ल्यू या एम आकार का दिखाई पड़ रहा है, देखो डब्ल्यू टाइप का दिखाई पड़ रहा है कैसोपिनिया। फिर उसके बाद है तीसरा वाला साइग्नस, इसका नाम क्या है, साइग्नस है। फिर चौथा वाला का नाम है ये ओरियन, इसी को हंटर भी बोलते हैं। अब फिर ई प्रोक्सिमा, ई तारा का नाम, तारामंडल का नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। एफ वाले का इसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये ई वाला जो है ये, इसका नाम है साइरस। प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सबसे नज़दीक तारामंडल है, या फिर ठीक है ना, पृथ्वी को पूछे पृथ्वी की सबसे नज़दीक तारामंडल कौन है, कहाँ कहाँ वो अपना होगा, इसका नाम दे दिया साइरस। डिटेल में नहीं दिखाया, अब दूर से दिखा रहा है, ये हो गया साइरस। ठीक है, इतना सब समझ में आया कि मोटा मोटी समझ में आ गया, एक एक बार के अब इसके बारे में कुछ कुछ डिटेल याद रखना है हम लोग को, बस हो गया। अब आइए, जैसे कि तुमसे कोई पूछे ऊषा मेजर क्या है, तो बोलना ऊषा मेजर एक कॉन्स्टेलेशन का नाम है, सा तारामंडल का नाम है। ठीक है, इसको हम लोग सप्तऋषि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्तऋषि, क्योंकि 7 तारा से मिलकर बनता है इसका निर्माण, तो इसको ऊषा मेजर को सप्तऋषि भी बोलते हैं। ठीक है ना, सप्तऋषि भी बोलते हैं। और ये भालू टाइप का दिखाई पड़ता है, लेकिन छोटे बड़ा भालू टाइप में। ठीक है ना, ये गर्मी के रात में दिखता है, ये गर्मी के रात में दिखता है। तो तुमसे ये पूछेगा यहाँ पे सवाल, और यहाँ पर ये भी इसके बारे में याद रख लो, ऊषा मेजर के बारे में, जिसको सप्तऋषि बोलते हैं। ये पोलर स्टार या ध्रुव तारा का लोकेशन मालूम कर सकते हैं इससे। पोलर स्टार है, ध्रुव तारा जी पढ़ाएंगे, इसका लोकेशन हम इसी तारा मंडल के माध्यम से मालूम कर सकते हैं। कैसे, पहले बताएंगे, पहले रटो, पहले पॉइंट सब रटो। तुमसे पूछेगा कि बताइए ऊषा मेजर को क्या बोलते हैं, तो सर सप्तऋषि भी बोलते हैं। पहला पॉइंट, ऊषा मेजर कब दिखाई पड़ता है, तो सर गर्मी की रात में पड़ता है, गर्मी की रात में। अब भूल गए तो ये बात को, गर्मी की रात में, तो नाम में ही छुपा हुआ है। देखो ऊषा मेजर को सप्तऋषि बोलते हैं, और गर्मी की रात में क्या करता है, ऋषि लोग उठता है नहाने के लिए, रात पे ही नहाता है, हवन वगैरह करता है, तो ऐसा कुछ याद कर सकते हैं ट्रिक। ठीक है, फिर इसके सहायता से किसका लोकेशन पता कर सकते हैं, पोलर स्टार या ध्रुव तारा। ऐसे नहीं होता है कि ए चंकू कहाँ, मान लो तुम्हारे घर में 2 भाई है, तो तुम्हारा भाई है कि दिखाई नहीं पड़ा घर में, तो जरूर उसके साथ होगा, खोज तो पहले से वो अर्पित कहाँ गया, उसी के साथ खेल रहा होगा। तो वही बात है, ये ऊषा मेजर जहाँ देख लेंगे उसके ऊपर दिखाई पड़ेगा ना जो तारा, वही होगा ध्रुव तारा। और उसी से हम लोग उत्तर दिशा की ओर मालूम करते हैं। अभी कैसे सब पता चलेगा धीरे धीरे। ठीक है, अब आते हैं इसको ऊषा माइनर, इसको छोटा भालू कहते हैं। ये छोटा भालू टाइप का आकृति बनाता है, इसी कारण ऊषा माइनर को क्या बोलते हैं, छोटा भालू। देखो यहाँ पे 2 बात है, तुमसे पूछे कि पोलर स्टार यानी कि ध्रुव तारा का लोकेशन कैसे मालूम करते हैं, तो ऊषा मेजर की सहायता से, ऊषा मेजर की सहायता से। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा पोलर स्टार है या ध्रुव तारा, वो भाग किसका है, पार्ट किसका है, तो ऊषा माइनर का पार्ट है। पूछे भाग किसका है यानी कि पार्ट किसका है, ऊषा माइनर का, लेकिन लोकेशन किससे पता करते हैं, ऊषा मेजर की सहायता से। ठीक है, समझ में आ रहा है, पहुँच नहीं ना हो रहा है। इसको छोटा भालू भी बोलते हैं, क्योंकि छोटा भालू टाइप का आकृति बनता है इसका, जैसे इसको ऊषा मेजर को सप्तऋषि बोलते थे ना। ठीक है, फिर से ओरियन, क्या है अब, ओरियन, ओरियन है, हम दिखाए थे ना ओरियन, इसको हंटर टाइप का जो था, शिकारी टाइप का, तो ये ओरियन उसी को बोलते हैं। ठीक है ना, इस सर्दी की रात में दिखाई पड़ता है, ये सर्दी की रात में, वो ऊपर था ऊषा मेजर गर्मी की रात में, और ये है तुमको ओरियन या फिर ये हंटर तुमको सर्दी की रात में दिखाई पड़ता है। अभी याद कैसे करें, तो देखो कि तुम सर्दी का रात क्या होता है, ठंडा का रात बड़ा होता है, बड़ा होते हैं तो हम लोग कई बार रात में पढ़ाई करते हैं तो भूख लगता है, तो भूख लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, ओरियो खाते हैं। भूख लगता था रात में क्या करते हैं, सर्दी की रात में ओरियो खाते हैं। तो तुमसे याद हो जाएगा कि विंटर नाइट में कौन सा तारामंडल दिखाई पड़ता है, ओरियन। ठीक है ना, जिसको हंटर भी बोलते हैं। हंटर का मतलब क्या होता है, शिकार करना, ओरियन रखा रहता है, उसको जाते हैं शिकार करते हैं, खा लेते हैं हम लोग। हाइड्रा क्या, ये सबसे बड़ा तारामंडल है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तारामंडल। हाइड्रा नाम में छुपा हुआ है, डर गया, इतना बड़ा तारामंडल को देख के मैं डर गया, तो हाइड्रा याद हो गया। हरकुलस, हरकुलस क्या है,
तो ये भी तारामंडल है, इसके बारे में बस नाम याद रखो, ये तारामंडल का नाम है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में नहीं। कैसोपिया हम बताए थे, डब्ल्यू और एम आकार का तारामंडल। सीधा करो तो डब्ल्यू, उल्टा कर दो तो एम, इसको उल्टा करेंगे तो एम दिखाई पड़ेगा ना। तो ये डब्ल्यू और एम आकार में दिखाई पड़ता है कैसोपिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये ठंडी की रात में दिखाई पड़ता है नॉर्थन स्काई में, ठंडी की रात में ये भी दिखाई पड़ता है हरकुलस, ठीक है ना। और तुमको नॉर्थन स्काई, लेकिन नॉर्थन स्काई में दो स्काई होता है, एक नॉर्थन एक साउथर्न स्काई, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, तो ये उत्तरी ध्रुव में दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। कैसोपिया के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डब्ल्यू और एम आकार में दिखाई पड़ता है, तो कैसे याद कर सकते हो डब्ल्यू और एम ये कैसे हो गया, एक जैसा कैसे हो गया। तो भाई देखो डब्ल्यू ऐसे को उल्टा कर दो तो एम। एक फिल्म देखा है तू, गोलमाल? गोलमाल फिल्म देखा है? गोलमाल, हाँ, देखे। उसमें डब्ल्यू आकार के नीचे छुपा के सामान रखा रहता है, याद नहीं। नहीं? अच्छा छोड़ो। तो ये कैसे हो गया, डब्ल्यू और एम आकार कैसे हो गया, ऐसे याद कर सकते हो। उल्टा करेंगे हम। हाँ, स्कॉर्पियस। इसका नाम क्या था? कैसोपिया। 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 स्कॉर्पियस, स्कॉर्पियस ये गर्मी में दिखता है, बस पूछे गर्मी में कौन दिखता है, स्कॉर्पियस। गर्मी के रात में कौन दिखता है, तो सप्तऋषि, जिसको उसरा मेजर बोलते हैं। तो स्कॉर्पियस को याद रखते हो, गर्मी के रात में दिखता है, ठीक है। उसरा मेजर, माइनर, उसरा मेजर नहीं, उसरा मेजर, हाँ अभी सब याद करा देंगे, फिर से क्वेश्चन दिया रहा है, ठीक है। चलो, सर्दियों के दौरान रात के शुरुआत में दिखाई पड़ता है, ठीक है। और ये डब्ल्यू और एम आकार का होता है, कौन सा है, कैसोपिया, ठीक है ना, कैसोपिया। इसका ट्रिक क्या बताते हैं, कैसे डब्ल्यू और एम आकार का दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, इसे याद कर सकते हो ट्रिक। ओरियन तारामंडल की सहायता से किस तारे की स्थिति मालूम कर सकते हैं। उसरा मेजर की सहायता से किसका लोकेशन मालूम कर रहे थे, ध्रुव तारा या पोल स्टार, के लिए यहाँ पे बोल रहा है ओरियन तारामंडल की सहायता से। तो साइरस नाम का एक तारा होता है, उसका तारा की स्थिति जो है ना हम लोग इससे मालूम कर सकते हैं, साइरस नाम का। अब ये याद कैसे कर सकते हैं, तो देखो ओरियन तारामंडल को याद करने का ट्रिक क्या बताते हैं, ओरियो खाने वाला ओरियो। तो ओरियो के लिए तो बहुत लोग सीरियस होता है खाने के लिए कि नहीं हम खाइबे करेंगे, ओरियो खाएंगे सीरियस। तो सीरियस तारा का स्थिति किससे मालूम कर सकते हैं, लोकेशन, ओरियन तारामंडल से। ओरियन का ही भारतीय नाम मृगा है, इसको भारत में इसका नाम क्या है, मृगा, ठीक है। भारत में इसको लोग मृगा बोलता है, जैसे उसरा मेजर तो बोलता है सब लोग बाहर में ना, हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं उसको, सप्तऋषि तारा। फिर से सर्दियों के दिन में देर शाम तक कौन सा तारामंडल दिखता है। सर्दी के दिन में देर शाम तक एकदम अंधेरा हो भी गया, मतलब सॉरी, देर शाम तक मतलब कि शाम में भी एकदम दिखने लगेगा तारा, वो सर्दी के दिनों में। तो सर्दी के दिन में शाम रात में कौन तारा दिखता है, बताए थे। सर्दी के दिनों में क्या करते हैं हम लोग, पढ़ाई करते हैं तो ओरियो खाते हैं, तो सर्दी के दिनों में रात में ओरियो खाते हैं, तो ओरियन तारा, ठीक है। उसरा मेजर का अन्य नाम क्या है, सप्तऋषि, ठीक है ना। इसको ग्रेट बियर भी कहते हैं, बता ना। और उसरा माइनर को स्मॉल बियर, छोटा भालू। आइए, ठीक है, याद हो रहा है। गर्मी के समय रात के शुरुआती भाग में कौन सा तारामंडल दिखता है, गर्मी के दिन में रात में, सप्तऋषि, जिसको उसरा मेजर भी बोलते हैं, क्योंकि ऋषि लोग क्या करता है, गर्मी के रात में हवन करता है और यज्ञ करता है, ऐसे याद कराए थे। इसी का नाम क्या है, ग्रेट बियर भी और उसरा मेजर भी, सप्तऋषि का। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो जिसको देख के तुम क्या हो गए थे, डर गए थे, हाइबा, इतना बड़ा हाइबा, इतना तुम लोग बोलता है ना, हाइबा समस्तीपुर में बोलता है, हाइबा गाँव में बोलता है लोग। उसरा मेजर सप्तऋषि सबसे अधिक कहाँ दिखाई पड़ता है, उसरा मेजर सबसे अधिक कहाँ पे दिखाई पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध, मतलब कि पूरा ये अर्थ है, अर्थ को दो भाग में बांट दिए, ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिखाई पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध, मतलब कि ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में। तभी तो पोल तारा का स्थिति मालूम कर देते हैं, क्योंकि पोल तारा, ध्रुव तारा कहाँ होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही मौजूद होता है। हम लोग भी भारत कहाँ पर है, हम लोग नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ठीक है। फिर से यहाँ पे बताओ, ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है, ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम हंटर, याद नहीं है। ओरियो खाने के लिए हंट किया, शिकार किया मैंने, रात में पढ़ रही थी, भाई भी तो रहता है, वो भी तो ओरियो खाएगा,
सबसे पहले जाके तुम शिकार कर दिए। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन है? तरीके लिए ये ऐसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लो। ओरियन तारामंडल में भी बहुत सारा तारा होगा, उससे मिलके ना ओरियन तारामंडल बना होगा। तो उसमें एक तारा है जो जो बहुत चमकता है, उसी का नाम है रिगेल। रिगेल, ठीक है। यह हो गया, एक सेकेंड। देखो ये सब समझ में आ गया। अब हम तुमसे पूछते हैं, बताओ इसका नाम क्या है? हंटर। इसको क्या बोलते हैं? और भी नाम क्या है? ओरियन। ये ओरियन तारामंडल से किसका स्थिति मालूम करते हैं? हंटर से। ओरियो खाने के लिए क्या होता है आदमी? सीरियस, तो साइरस का स्थिति, ठीक है। इसमें सबसे चमकीला तारा कौन है? रिगेल। फिर से बताओ ये क्या है? ये है उषा मेजर। उषा मेजर, इसको और क्या बोलते हैं भारत में? सप्तऋषि। कब दिखाई पड़ता है? गर्मी की रात में। और ये सप्तऋषि गर्मी की रात में दिखाई पड़ता है। और इसके माध्यम से किसका लोकेशन पता करते हैं? पोल स्टार, क्योंकि इसके ऊपर ही में होगा। अभी हम लोकेशन मालूम करना सिखा देंगे, बस अभी रटो। ये कौन सा तारा है? पहले बताइए कौन आकार में है? डब्ल्यू और एम आकार में। कौन सा तारा होगा? कैसे हो गया ये? कैसोपिया। और ये बताओ कि ये तो छोड़ो, ये हो गया साइरस हो गया यहाँ पे। और ये क्या हो गया? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक, ठीक है, तारामंडल। और इधर अब ये देखो नक्षत्र क्या होता है? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित, ये भी नक्षत्र क्या है? नक्षत्र का संख्या बस याद कर लो, 27 होता है। ये कौन नक्षत्र में पैदा लिया है? मतलब नहीं बोलता है लोग बातचीत में कि कौन नक्षत्र में पैदा लिया है। दादी लोग ऐसा नहीं बोलती है। तो कभी नहीं सुना है। पूछ लेना तुम अपने, मेरा नहीं लेना, लेकिन बोलना कि ऐसा कोई बोलता है गाँव में कि कौन नक्षत्र में, जब कोई बदमाशी करता है तो ऐसा बोला जाता है कि कौन नक्षत्र में पैदा लिया है। तो देखो चित्रा हस्त, विशाखा, श्रवण, धनिष्ठा, माघा, अनुराधा, रोहिणी, ये सब नक्षत्र का नाम है। इसको बोलते हैं एस्टेरिज्म। इसके बारे में कुछ जानना नहीं है। ये 27 को नक्षत्र होता है। ये भी तारों का समूह ही होता है एक तरीके से। ये जब तारा का समूह बनता है तो इसी में कोई बच्चा पैदा लेता है तो उसको बोल दिया जाता है कौन नक्षत्र में पैदा लिया? ये नक्षत्र में पैदा लिया, ठीक है। बस इसका नाम याद रखना है कि सब नक्षत्र का संख्या कौन है एस्टेरिज्म का, तो 27। ये भी तारों का समूह ही है जो एक शेप में दिखाई पड़ता है। चित्रा हस्त, विशाखा, श्रवण, धनिष्ठा, माघा, अनुराधा, रोहिणी, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग ध्रुव तारा के बारे में, जो सब इम्पोर्टेंट है ध्रुव तारा के बारे में, ठीक है। देखो हाँ, पोलर स्टार। देखो ध्रुव मतलब होता है पोल, स्टार मतलब होता है स्टार, पोलर स्टार। देखो पोल क्या होता है, ध्रुव क्या था हम तुमको बता दे रहे। मानो धरती है, सॉरी पृथ्वी है, हाँ पृथ्वी है, पूरा दुनिया है, ग्लोब है। इस पूरी दुनिया को हम दो भाग में बांट सकते कि नहीं बांट सकते? कोई भी चीज़ को बांट सकते दो भाग में, इसको बांट दिए, ठीक है। अब जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ना, इसी को बोलते हैं पोल, इसी को बोलते हैं पोल। यहाँ पर भी जो भाग हो गया इसी को क्या बोलेंगे? पोल। और यहाँ पे जो भाग हो गया इसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है, एकदम बीच में से लाइन के। और सबसे आखिरी वाला जो भाग सब होगा उसको क्या बोलेंगे? पोल, ठीक है। अब देखो पोल बोलेंगे, लेकिन ये पोल तुम कौन पोल पे है? दो पोल है, इसका नाम रखना पड़ेगा कि नॉर्थ में है तो नॉर्थन पोल, साउथ में है तो साउथर्न पोल। अब ध्रुव मतलब कैसे नाम पड़ा? तो देखो नॉर्थ मतलब उत्तर, पोल का हिंदी होता है ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव। साउथ मतलब होता है दक्षिण, और पोल का हिंदी होता है ध्रुव, तो दक्षिणी ध्रुव। हम लोग का इंडिया कहाँ पड़े इसमें? साउथर्न हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर मतलब गोलार्ध, मतलब गोला का भाग को क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर मतलब क्या बोलते हैं? स्फीयर मतलब गोला, हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला। तो हम लोग इस गोला में साउथ, इसको इतना दूर को बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर, और फिर इतना दूर सॉरी नॉर्थर्न, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध। इसको हम लोग बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध। इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ गया स्थिति? ठीक है। तो ध्रुव तारा को ही बोलते हैं हम लोग पोल स्टार। उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारा को ही ध्रुव तारा बोलते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है ना कि जो पृथ्वी का ये वाला पोल है ना, नॉर्थर्न पोल, यहाँ पर यहीं पर तारा है एक, यहीं पर तारा है एक, ध्रुव तारा, तारा है एक, तारामंडल नहीं है। ध्रुव तारा क्या है? तारा है। तारामंडल का लिस्ट दिखाया 88 वो, जिसमें से 10 याद कराया, तो उसमें पोल स्टार का नाम था, एक लाइन से था उसमें नहीं ना था। तो ध्रुव तारा एक तारा है,
सिंगल तारा। हाँ सिंगल तारा है, जो कि कहाँ पे दिखाई पड़ता है? नॉर्थ नॉर्थ पोल में। कहाँ पे दिखाई पड़ता है? पोल में। नॉर्थ पोल में दिखाई पड़ता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थन हेमिस्फीयर। इस साइड दिखाई पड़ता है, मतलब इसी साइड में दिखाई पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थन हेमिस्फीयर या नॉर्थ पोल के पास। अब यहाँ पे देखो, अब हम दो चीज बोले थे कि यह भाग किसका है, तो उसरा माइनर का भाग है, छोटा वाला उसरा माइनर, लिटिल बियर का भाग है। तो ये लिटिल बियर तारा समूह का तारामंडल बताए थे ना, एक उसरा माइनर, एक उसरा मेजर, एक बताए थे उसरा माइनर, इसको बोलते हैं लिटिल बियर। तो ये तारामंडल किसका भाग है? मतलब कि उसरा माइनर बहुत सारे तारों से मिलकर बना होगा, तो उसी में वो तारा कौन छुपा होगा? पोल स्टार। से भाग किसका है? उसरा माइनर का। लेकिन हम लोग लोकेशन कैसे पता करते हैं इसका? इतना समझ में आ रहा है? पहले रट लो, फिर हम सिखाते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि यह लिटिल बियर यानी कि ये उसरा माइनर का तारामंडल का भाग है, लेकिन सप्तऋषि यानी सप्तऋषि मंडल यानी कि उसरा मेजर की सहायता से इसका हम लोग क्या करते हैं? लोकेशन मालूम करते हैं। ठीक है, अब कैसे मालूम करेंगे हम बताएंगे। ध्रुव तारा को उत्तर, अच्छा ध्रुव तारा को काहे इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है सर? और भी तो तारा था, पता है पहले के ज़माने में कम डायरेक्शन देखने के लिए नहीं ना होता था, तो आदमी लोग है ना ये ध्रुव तारा को देख के, मान लो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे ध्रुव तारा, तो समझ जाता था अच्छा यही है नॉर्थ, यही उत्तर, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर दिशा मालूम करने के लिए इसी तारा को देख के, आसमान में इसी तारों को देखता था, अब पता कर लेता था कि उत्तर दिशा यही है, तो अपना जहाज चलाने लगता था इधर, फिर अपना जाना है जहाँ जाएगा। तो इस कारण तो ध्रुव तारा से हम उत्तर दिशा मालूम कर सकते हैं। कौन सा दिशा मालूम कर सकते हैं? यानी कि क्योंकि उत्तर में तो उत्तरी दिशा न मालूम पड़ेगा, नॉर्थ साइड में, नॉर्थन डायरेक्शन। रात में बहुत चमकदार दिखाई पड़ता है। ठीक है, और इसका पहचानने का प्लान क्या है? तो ये जहाँ पर भी तुमको उसरा मेजर दिखाई पड़ेगा ना, सप्तऋषि, एकदम उसके ऊपर में देखना तो ये तारा दिखाई पड़ेगा। अब तुमको दिखाएंगे कैसे, पहले देखो। देखो एक चीज और बताए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ध्रुव तारा जो है एक स्थान पर स्थिर दिखाई पड़ता है, जबकि अन्य तारा पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जबकि क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी की ध्रुव की दिशा पर ही स्थित है, पृथ्वी जिस पर पृथ्वी घूमती है। देखो हम एक चीज बताए थे, सारा तारा कैसे घूम रहा था? पूर्व से पश्चिम, पहले दिन बताए थे, ऐसे की ओर घूम रहा था, इधर की ओर जा रहा था, ईस्ट से वेस्ट। लेकिन ध्रुव तारा इसके उल्टा चलता है, वेस्ट से ईस्ट। तुमको ये भी पता चल जाएगा कि तारा इधर जा रहा है, यही ध्रुव तारा है, यानी इकलौता यही ना दिखाई पड़ता है, यानी कि यही ध्रुव तारा है। ये भी पहचानने का, ये भी इसको ध्रुव तारा को पहचानने का तुमको क्या हो गया? ट्रिक हो गया। फिर से यहाँ पे सवाल पूछा है, किसकी सहायता से पोलर स्टार यानी कि ध्रुव तारा की दिशा मालूम कर सकते हैं? उसरा मेजर या उसरा माइनर, या दोनों? क्या फिर से बोलिए? किस तारामंडल की सहायता से तुम पोलर स्टार यानी कि ध्रुव तारा का दिशा मालूम कर सकते हो? उसरा मेजर या माइनर? उसरा मेजर, जिसको सप्तऋषि बोलते हैं। फिर से पोलर स्टार यानी कि ध्रुव तारा किस कॉन्स्टिलेशन का भाग है, यानी कि किस तारामंडल का भाग है? उर्सा माइनर। बस हो गया। ठीक है, माइनर का भाग है, अब मेजर से डायरेक्शन मालूम करते। अब हमको दिखाइए, सब दिमाग खराब हो रहा है, उतना देर कैसे मालूम कर सकते हैं? चलो बता रहे। ध्रुव तारा तो ये देखो, ये जो है दोस्त, देखो ध्यान से समझेंगे, ये जो तारा भालू टाइप के दिखाई पड़ रहा है, इसको बनाओ, इसे भालू टाइप के दिखाई पड़ेगा, इसे पैरों। ठीक है, ये भालू टाइप के दिखाई पड़ रहा है, ये कौन होगा? ग्रेट बियर। इसी को बोलेंगे सप्तऋषि, इसी को बोलेंगे उसरा मेजर। अब बोलता आदमी ये है कि जो ध्रुव तारा के जस्ट ऊपर में देखिएगा ना, जस्ट ऊपर में, ये देखो जस्ट ऊपर में ये दिखाई पड़ गया कि तुमको आसमान में लाइन मिला है अपने मन में। अब जस्ट इसके पहले का आदमी लोग तेज नहीं होता था, हम लोग उतना तेज नहीं है। पहले के लोग कितना तेज होता था, हम लोग खोज भी नहीं पाएंगे अभी भी, क्या खोज लेंगे। फिर इसके ऊपर में हम देखेंगे ना, जस्ट उसरा मेजर के ऊपर में देखेंगे, तो ये जो तारा दिखाई पड़ रहा है यही ध्रुव तारा है। समझ में आ गया किस तरीके से? मान लो तुमको आसमान में देखना है, तो पहले तुम ऐसा वाला लोकेशन खोजो, खोज लिए इसको, उसरा मेजर का, सप्तऋषि का, ग्रेट बियर का। अब इसका जस्ट ऊपर में देखना, नॉर्थ में, तो दिखाई पड़ जाएगा पोल स्टार। मतलब तुम्हारा उत्तर दिशा कौन है? इधर ही की ओर है, ऊपर की ओर है। ठीक है, अब उसके बाद इस तारा का और क्या खासियत है कि ये तारा ऐसे घूमता है, इधर की ओर चलता है, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट।
और उसके बाद चमकता भी है, ठीक है। अब उसके बाद तुमको ये है, और ये तारा फिर एक सवाल और बता, तो ये तारा किस तारेमंडल समूह का भाग है? ये किस तारे समूहमंडल का? कोई कॉन्स्टिलेशन का भाग है? ये तारा किसका भाग होगा? उसरा माइनर। उसरा माइनर, समझ में आ गया? इसी कारण बोलते हैं कि ध्रुव तारा उसरा मेजर की सहायता से इसका दिशा मालूम करते हैं, जबकि ये उसरा माइनर का क्या है? भाग है। और ध्रुव तारा किधर की ओर चलता है? वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूर्व। ध्रुव तारा की दिशा किसका दिशा मालूम कर सकते हैं? उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर। कई बार पूछेगा तुमसे कि और तारा चलता हुआ दिखाई पड़ता है, जबकि ये रुका चलता है लेकिन फिर भी रुका हुआ दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों? तो सुनो, कभी तुम देखे हो, तुम भी यही दिशा में चलो, ठीक है, ट्रेन में बैठे हो एक तरफ, तुम्हारे और बगल से वो और ट्रेन जा रहा है, उसी स्पीड से तुम जा रहा है, तो तुम देखोगे ना, तुमको लगेगा कि तुम रुके हुए हो। दोनों ट्रेन जब चल रहा हो तो तुमको लगेगा रुके हुए हो, लेकिन जब एक ट्रेन चल रहा हो तुम रुकी हुई हो तो तुमको लगेगा तुम्हारा ट्रेन चलने लगा। हाँ। लेकिन जब दोनों ट्रेन चलता है ना तो उसमें दिखाई पड़ेगा तुम रुका हुआ है, ठीक है। तो देखो, पृथ्वी भी इसी दिशा में घूम रहा है और ध्रुव तारा भी इसी दिशा में घूम रहा है। तो कई बार हम लोग को भ्रम होता है कि तारा रुका हुआ है। रुका हुआ नहीं, वो भी चल रहा है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तुम भी तो उसके साथ साथ चल रहा है, पृथ्वी भी तो घूम रहा है ऐसे ऐसे। इसी कारण कई बार ये रुका हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये पृथ्वी की दिशा में ही घूमता है। याद हो गया सारा बात? ध्रुव तारा पढ़ लिए, अब ना थोड़ा बुक में दिखाते हैं ध्रुव तारा। हाल पूछ ले रहे हैं तुमसे, देखते हैं कितना पढ़े हो। निम्नलिखित में से कौन सा तारा समूह पृथ्वी का सर्वाधिक समीप है? कौन सा तारा सबसे नजदीक है पृथ्वी के? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। याद नहीं कराए थे? प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे नजदीक तारा पृथ्वी के। सबसे बड़ा तारा मंडल कौन था? हाइड्रा। सबसे चमकीला तारा कौन है? पोलर स्टार, ध्रुव तारा। सबसे चमकता वही है। लेकिन आप तो बोले थे कि ओरियन में, ओरियन का ना है ऐसे ओवरऑल। ओरियन का पूछे तो रीगेल। सिरियस तारा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिरियस, सिरियस को भी याद रखना कि रात में बहुत चमकता है, ठीक है ना? सिरियस ओरियन से हम लोग सीरियस का जरिए मालूम करते थे, ओरियन से, याद है? ओरियन का आदमी सीरियस हो जाता है। तारे का रंग किसको दर्शाता है? टेम्परेचर को, पता है? तापमान लाल हो रहा है तो उसका ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, इस टाइप का काला हो रहा है। तारे का रंग किसके बारे में बताता है? आकाश में सबसे चमकीला तारा का नाम बताइए। अगर वो सब नहीं दिया रहा है, अगर सीरियस नाम दिया रहा है तो सीरियस को ही मार के आएंगे, ठीक? सीरियस, ठीक है ना? ध्रुव तारा क्या है? उत्तरी तारा, नॉर्थन तारा कि दक्षिणी तारा? उत्तरी तारा, क्योंकि नॉर्थन स्काई में दिखाई पड़ता है। कई बार इसको इंग्लिश में मतलब नॉर्थन स्टार भी बोलते हैं, पोल स्टार भी बोलते हैं, नाम एक ही है, ठीक है, क्योंकि उत्तर में दिखाई पड़ता है या उत्तर का दिशा भी मालूम करता है। ये तो बता ही दिए थे कि जैसे जैसे तारा हमसे दूर जाएगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ते जाएगा। और उसका कलर क्या होगा? उसका कलर लाल होते जाएगा, रेड होते जाएगा। ये बताए थे उसे, रेड शिफ्ट घटना। ध्रुव तारा एक स्थान पर स्थिर क्यों प्रतीत होता है? अपीयर, जबकि अन्य सभी तारा पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। सारा तारा हमको दिखाई पड़ रहा है ऐसे घूम रहा है, लेकिन ध्रुव तारा घूमता है ऐसे, लेकिन फिर भी हमको दिखाई पड़ता है कि रुका ही हुआ है। क्यों? क्योंकि धरती भी हमारा जो है इसी दिशा में घूमते रहता है। धरती भी किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूर्व। एक अति उष्ण तारा दिखाई पड़ता है, एकदम मतलब कि एकदम कोई तारा एकदम गर्म है तो कैसा रंग हो जाएगा उसका? नीला, नीला दिखाई पड़ेगा। ऐसे रेड भी हो सकता है ऑप्शन, ठीक है, रेड ही होगा। इसको हटाओ क्वेश्चन को। आकाश में एक ऐसा कौन सा तारा है जो बिल्कुल भी हिलता हुआ नहीं दिखता, जबकि वो चलता है लेकिन वो हिलता हुआ नहीं दिखता है? ध्रुव तारा, पोल स्टार। एक ध्रुव तारा एकदम ध्रुव आदमी है, एकदम हिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इसे ट्रिक से याद कर सकते हो। ऐसे हम याद बता भी देखिए इसका रीजन क्या है। तुमसे कोई पूछे तारामंडल क्या है? कॉन्स्टेलेशन। स्टार का समुद्र दूरी पर आकाश में एक विशेष आकृति वाला, मतलब एक शेप कोई बनाता हुआ लिमिटेड स्टार, एकदम कोई ऐसा नहीं कि कुछ से बना दे, कुछ
महीने निकले उस शेप का, ठीक है ना, विशेष आकृति वाला। ये बता, पीछे का क्वेश्चन है, इसमें से किसने पहली बार यह व्याख्या किया था, मतलब बोला था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय या सूर्यास्त होता है। तो ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, ब्राह्मीर या एक से अधिक एक बार फिर से क्वेश्चन। मतलब इसमें से ये बोला था कोई एक आदमी कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमता है ना, तो उसके कारण दिन और रात होता है। ये बोला था देखो इसमें सवाल में छुपाया है, तुमसे इस सवाल पूछ देते तो तुम जरूर बता देते। इसमें से ये कौन बोला था सबसे पहले कि पृथ्वी जो है सूर्य का चारों तरफ घूमता है? पृथ्वी सूर्य के चारों, टॉलमी बोला था। टॉलमी बोला था रे। हाँ, और आर्यभट्ट भी बोले थे। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, ये बात कौन बोला था? पृथ्वी, ये मान ली पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, इसके चारों तरफ पृथ्वी घूमता है, ये बात कौन बोला था? टॉलमी बोला था। आर्यभट्ट बोला था 5वीं सदी में। टॉलमी क्या बोला था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, उल्टा बात, अभी के उल्टा बात, ये पास आता है क्वेश्चन। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, ये बात कौन बोला था? आर्यभट्ट 5वीं सदी में। फिर 6ठी सदी में कौन बोला था? ब्राह्मीर, जो दोनों इंडियन साइंटिस्ट, लेकिन उतना रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया, उतना नाम नहीं बन पाया। तो फिर उसके बाद कौन विस्तार रूप में दिया? जियोसेंट्रिक थ्योरी कौन दिया बताओ? निकोलसन कोपरनिकस। कोपरनिकस इतना याद कर दो सिर्फ, कोपरनिकस, ठीक है, 16वीं सदी में। तो यही बात ना बोला ये कि पृथ्वी घूमने के कारण दिन रात होता है। तो पृथ्वी घूमने वाला बात कौन बोला था सबसे पहले? तो यही आंसर होगा, आर्यभट्ट। घुमा दिया इस सवाल को। आपको आता सूर्य घूमने वाला बात तो टॉलमी, ठीक है। यहाँ पे देखो सब दिया हुआ है। सूर्य केंद्रित सिद्धांत, सबसे पहले आर्यभट्ट यह बात बोला था 5वीं सदी में, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। फिर ब्राह्मीर, फिर कोपरनिकस, ठीक है। तो हेलियोसेंट्रिक जियोसेंट्रिक पता है ना? एक बार फिर से याद भी करा दे रहे हैं। चलो देखो, जियोसेंट्रिक मतलब क्या कि अर्थ बीच में है, सूर्य चारों तरफ घूम रहा है, इसको भू केंद्रित सिद्धांत बोलते हैं। ये तो टॉलमी बोला था, लेकिन ये बात गलत है। वर्तमान में हम लोग ये बात मानते हैं, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। हेलियोसेंट्रिक में सन बीच में होता है। हेलियोसेंट्रिक, हेलियो मतलब होता है सन, सेंट्रिक मतलब बीच में। तो बीच में कौन है? सन। इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? अर्थ, ठीक है ना, अर्थ और प्लैनेट, जो कि बात सही है। और इसी के कारण अभी दिन रात भी होता है कि पृथ्वी नहीं घूमेगा तो दिन रात थोड़ी ना होगा, एक ही तरफ दिन रहेगा, एक ही तरफ रात होगा। और फिर से, और ये बात, लेकिन अब पृथ्वी किस तरीके से घूमता है अभी बताएंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। 2 तरीके से घूमता है, ठीक है। और ये जो बात है सबसे पहले बोला था आर्यभट्ट 5वीं सदी में, 6ठी सदी में ब्राह्मीर, फिर 16वीं सदी में कौन बोला था? निकोलसन कोपरनिकस, ठीक है। चलो कुछ होता होगा सिस्टम, ऐसा ही हमको लग रहा है, ये घूमने के लेट के कारण पता नहीं चला है क्या। हमको बता, पढ़ के बताएंगे, ठीक है। चलो हमको तो यही लग रहा है जहाँ तक। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? सूरज के बारे में, ठीक है। देखो अभी तक हमने तारा से संबंधित हर एक बात पढ़ लिया है। नेबुला पढ़ लिया है, जिसको पल्सर बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रॉन तारा है, सॉरी नेबुला जिसको निहारिका बोलते हैं। और ये क्या है? ये एक तरीके का बादल है, हाइड्रोजन और गैस का। और ऐसा इसी जब पास में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो क्या होता है? तारा का जन्म होता है। पूरा तारा नेबुला से बना है। आकाशगंगा भी पूछे तो ये भी नेबुला से ही बना हुआ है। फिर जो बड़ा होता है तो प्रोटोस्टार। हाँ, फिर प्रोटोस्टार बनता है। फिर तुमको बताए थे पल्सर, जिसको न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं। जब लास्ट में मरने लगता है तो ये सुपरनोवा विस्फोट के बाद का स्टेज है, इसमें से पल्स छोड़ता रहेगा, उसके बाद वो ब्लैक होल बन जाएगा। ये सब चीज़ बता दिए। वाइट डॉर्फ भी बता दिए कि कब वाइट डॉर्फ बनेगा, कब ब्लैक डॉर्फ बनेगा। सुपरनोवा विस्फोट भी बता दिए हैं। ब्लैक होल भी बता दिए हैं। यहाँ पे लिख लेंगे 7वां पॉइंट। सेफिट्स क्या होता है हम नहीं बता, लेकिन सेफिट्स बताते हैं ये भी तारा का ही भाग है। कोई तारा है ना, एकदम तुमको चमकता हुआ दिखाई पड़े, बुझेगा, चमकेगा, बुझेगा, चमकेगा। जब ब्लिंकिंग ऐसे दिखाई पड़े ना, बुझेगा, बुझेगा, चमकेगा, बुझेगा, कभी बढ़ेगा, कभी चमकेगा, बढ़ेगा, चमकेगा। तो वैसे ही तारा को बोलते हैं सेफिट्स, ठीक है। तो अब उसके बाद चंद्र सीमा भी बता दिए हैं। चंद्र सीमा क्या होता है कि 1.44 ms मास ऑफ सोलर सन, इससे कम है, ज़्यादा है,
तो तारा रेड जैन लाल दानव के बाद क्या होता है ये सब बता दिए। तो ये सब हम लोग तारा में पढ़ते हैं ना। लेकिन सौरमंडल में क्या पढ़ते हैं? सौरमंडल के अंदर पढ़ते हैं हम लोग सन को, धूमकेतु को जिसको हम लोग कॉमेट्स भी बोलते हैं, फिर क्षुद्रग्रह को जिसको एस्ट्रॉइड्स भी बोलते हैं, फिर उल्का पिंड को जिसको मेटियोर या मेट्रॉइड्स भी बोलते हैं, फिर ग्रह जिसको प्लैनेट और सैटेलाइट बोलते हैं। एस्ट्रॉइड्स होता क्या है? अरे बताएंगे, अब एक एक करके बताएंगे ना। पहले तुमको सन बताएंगे, फिर आज ही दोनों क्लियर कर देंगे और कल ही दोनों बच जाएगा। तो ठीक है, तो तुमको ये सब बोलते हैं हम लोग, समझ में आ गया? अच्छा, तुमसे यहाँ पे ये भी सवाल आ सकता है, तुमसे कोई सवाल पूछे कि बताइए, चाहे ये सवाल पूछे कि बताओ इसमें से कौन सूर्यमंडल का भाग है। तुमसे कोई पूछे कि नेबुला सूर्यमंडल का भाग है, सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का? नहीं, ये तारा न है। तारा है, हाँ। सौर में जब सोलर सिस्टम पढ़ते हैं तो इसके अंदर तारा का पढ़ाई नहीं करते हैं। ये सब हो गया, ये सब तारा के अंदर पढ़ाई करते हैं। तुमसे कोई पूछे सेफिर सौरमंडल का भाग है, पल्सर या न्यूट्रॉन तारा सौरमंडल का भाग है। तुमसे कोई पूछे कि धूमकेतु यानी कॉमेट्स सौरमंडल का भाग है ग्रह है। तो हम लोग इस सौरमंडल सोलर सिस्टम जब पढ़ते हैं, बचपन में कभी बनाया सोलर सिस्टम तो उसके अंदर तारा थोड़ी नहीं बनाया होगा, यही सब चीज़ बना के आया होगा। ये तारा उड़ा बनाया था क्या? नहीं। तो यही सोलर सिस्टम का हाँ, तो वही है सौरमंडल में, यही सब पढ़ते थे। ऐसा सवाल भी आता है, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं सन की तरफ। सन की तरफ से पहले फिगर दिखा दे रहे हैं। देखो ये है पूरा सन, इसको 6 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया? सबसे अंदर वाला जो भाग है उसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। उसके बाद जो आता है इसके सेकंड वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं रेडिएटिव जोन, रेडिएशन जोन। फिर थर्ड वाला जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है पीला वाला, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन जोन। फिर जो ये वाला जो भाग दिखाई पड़ रहा है पीला से हल्का, ये वाला इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। फिर ये वाला जो भाग दिखाई पड़ता है ऑरेंज वाला, इसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। इस सबसे लास्ट में जो दिखाई पड़ रहा है रेड वाला, इसको बोलते हैं कोरोना। कोरोना का नाम यही से निकला है, कोरोना वायरस। ये जो है ना, ऐसे तो हम लोग बचपन में सन बनाते थे तो ऐसे ही सन नहीं बनाते थे, इसी को बोलते हैं सन का कोरोना। इसी स्ट्रक्चर को यही इस सब में दिखाया गया है। तो सन का 6 भाग याद रहेगा। पहला क्या होता है? कोर पहला। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? रेडिएशन जोन। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन जोन, ये कन्वेक्शन जोन। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। फिर क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फीयर। सबसे आखिरी में कोरोना याद रहेगा। ठीक है, तो सन का भाग है। अब सबका अलग अलग मतलब है, चलिए हम दिखाते हैं, ठीक है। पहले तो स्ट्रक्चर ही समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर तो देखो, सूर्य के ऊपर 6 सरफेस है, सूर्य के सतह पता है। इसका स्ट्रक्चर समझने जा रहे हैं। 3 जो भाग है उसको बोलते हैं कि वो सन का आंतरिक संरचना है, मतलब इंटरनल पार्ट है। और फिर 3 वो जो भाग है उसको बोलते हैं कि बाहरी भाग है, मतलब एक्सटर्नल पार्ट है, बाहर वाला। 3 वो अंतर में कौन कौन पड़े थे? कोर। उसके बाद रेडिएटिव जोन जिसको हिंदी बोलते हैं विकिरण क्षेत्र। उसके बाद बोलते हैं कन्वेक्शन जोन जिसको बोलते हैं संवहनीय क्षेत्र। फिर 3 वो बाहरी वाला भाग पड़े थे, फोटोस्फीयर जिसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। फिर एक होता है क्रोमोस्फीयर जिसको बोलते हैं वर्णमंडल। फिर एक होता है कोरोना जिसको बोलते हैं किरीट। ठीक है, समझ में आया? अब सन किरीट, हिंदी में किरीट। अब उसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखेंगे ये सन को समझने से पहले कि देखो कोई भी जगह है ना, सन से हम लोग क्या निकलता है? हीट किसका रूप है? एनर्जी का, ऊर्जा का। तो हीट ऊर्जा का रूप है, तो ऊर्जा सन से निकलता है। तो सन में ये ऊर्जा पैदा होता होगा, हीट मतलब ऊर्जा, ये पैदा होता होगा तब ना हीट निकल रहा है, एनर्जी पैदा होता होगा। तो आखिर ये सन के अंदर कैसे पैदा होता है और कैसे ट्रैवल करता है? सबसे पहले अंदर में पैदा होगा, कोर में, और उसके बाद उसके बाहरी भाग में निकल के फिर हम लोग के पास पहुँचेगा। तो कैसे? तो देखो हीट कहीं पर भी है ना, कहीं पर भी हीट को चलने का 3 प्रकार है, 3 तरीके से हीट चलता है। एक कंडक्शन से हीट चलता है, हाँ, एक कन्वेक्शन से, एक रेडिएशन से। कंडक्शन मतलब चालन, कन्वेक्शन मतलब संवहन, रेडिएशन मतलब विकिरण। तो कंडक्शन हमेशा सॉलिड वाले पार्टिकल्स सब में होगा। तो सन में ये इस तरीके से हीट नहीं चलता है,
कंडक्शन से कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, बस इतना बात याद रखें चैलेंज से। सन में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरे जगह, या तो वो कन्वेक्शन से होगा नहीं तो रेडिएशन से, या तो सन कैसे होता है? बताएंगे, या तो संवहन से होगा नहीं तो विकिरण से। पहले ये तो शब्द जान लो, कन्वेक्शन और रेडिएशन होता क्या है, ठीक है। तो याद रखेंगे, तुमसे यहाँ पर हम सवाल पूछ रहे हैं कि सन में किस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होता है, कंडक्शन या चालन से होता है? नहीं, तो कन्वेक्शन। किस तरीके से होता है, संवहन से, कन्वेक्शन से, या फिर विकिरण या फिर रेडिएशन से। अब हम तुमको बता रहे हैं हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है। देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर ये जो लेडीज़ है खाना बना रही है, क्या कर रही है, खाना बना रही है। नीचे से हीट आया, ये जो पतीला है गर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो ये पतीला जो गर्म हुआ ना, ये हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो इस डायरेक्ट कांटेक्ट में हीट से जो चीज़ गर्म होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। देखिए पतीला गर्म होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब गर्म हो गया पतीला तो अंदर का खाना तुरंत गर्म हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं, कंडक्शन, संवहन। तो सन ये डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो सन में इस वाले प्रोसेस से हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो दो प्रोसेस बचे, एक कन्वेक्शन एक रेडिएशन। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब पतीला गर्म हो गया तो अंदर का पानी गर्म हो गया, अंदर का पानी गर्म हो गया, अंदर का पानी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे होगा। ये प्रोसेस से जो गर्म हुआ पानी इसी को बोलेंगे कन्वेक्शन। डायरेक्ट हीट से गर्म हो रहा है नहीं ना, पहले हीट से पतीला गर्म हुआ, पतीला से पानी गर्म हुआ, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। अब जब खाना ये पानी गर्म हो गया तो तुम्हारे इसमें से धुआं निकलेगा, ये धुआं से तुम्हारे आसपास भी हाथ गर्म लगता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन। समझ में आ गया, रेडिएशन। तो ऐसे सन हम लोग के पास सन का हीट आता है ना, कंडक्शन से आएगा, कंडक्शन से आएगा, आज भी मर जाएगा डायरेक्ट उसके हीट में, तो कंडक्शन से नहीं होता है। तो संवहन से आएगा, ये कन्वेक्शन से आएगा, कन्वेक्शन से नहीं, संवहन से आएगा, कन्वेक्शन से नहीं, कन्वेक्शन से भी नहीं आएगा। कन्वेक्शन से सन में पैदा होगा हीट, लेकिन हम लोग के पास आता है क्या चीज़, रेडिएशन से, रेडिएशन के फॉर्म में आता है हम लोग में, ठीक है। बस इतना बात याद रखना। अब भाई अब समझ में आ जाएगा। देखो कोर किसको बोलते हैं, अब 6 भाग को समझेंगे। कोर मतलब सबसे अंदर वाला भाग सन का। ये सूर्य का सबसे केंद्रीय भाग यानी कि आंतरिक भाग है, इंटरनल। ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। यहाँ पे जो चीज़ होगा ये प्लाज्मा रूप में होगा। प्लाज्मा का मतलब बता दिए हैं, जो चीज़ थोड़ा सॉलिड हो थोड़ा लिक्विड के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे है ना मैग्मा टाइप का चीज़ सब होगा, ठीक है। सूर्य का कुल द्रव्यमान का 20% भाग है, मतलब टोटल अगर उसका मास बोले सन का 80% है, तो सन का पूरा सन का मास 80% है, तो 20% मास क्या होगा, सिर्फ कोर का होगा। यहाँ पे दबाव अपसंघनन सामग्री होगा, यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत होगा और प्रेशर भी बहुत होगा इसके अंदर। क्यों होगा, यहाँ पे पता है टेम्परेचर कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस कोर में, इतना मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब इनमें 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना अभी टेम्परेचर, तो आज भी पागल होने लगता है, तो मिलियन में उतना टेम्परेचर यहाँ पे। क्यों होता है यहाँ पे, तो कोर में ही क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, बताए थे सन न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होता है, फ्यूजन मतलब दोनों, जब दो चीज़ मिलेगा आपस में फ्यूज होगा तो एक बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि सारा हाइड्रोजन है ना सन के कोर में हीलियम में बदल जाता है, और इसी हीलियम में बदलने से ऊर्जा निकलता है। तारा में भी ऐसे ही हो रहा था, सन में भी यही प्रक्रिया होता है। तो सन में भी ऊर्जा का स्रोत क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन की फ्यूजन ना कि संलयन के विखंडन, संलयन। तो सन में भी इसी प्रकार से क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। 4-5 पॉइंट याद रखना, फिर से बताते रहे। सन का जो सबसे सेंटर वाला भाग है, अंदर वाला, उसको बोलते हैं कोर। इसका जो द्रव्यमान है 20% है पूरे सन के भाग का, और इसमें बहुत सारा टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा। इसके टेम्परेचर कितना होता है कोर का, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसमें ही सन में क्या होता है, ऊर्जा जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है, जो हम लोग के पास पहुंचता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कोर के अंदर ही क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसमें सारा हाइड्रोजन हीलियम के अंदर बदल जाता है। सेकंड आते हैं, कोर के बाद क्या पढ़ाए थे, ये वाला रेडिएटिव जोन जिसको बोलते हैं विकिरण मंडल। तो इसमें रेडिएशन के माध्यम से क्या होता है, ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा रेडिएशन के माध्यम से, ठीक है। और कोर से ऊर्जा बना नहीं यहाँ पे, तो कोर से निकल के ऊर्जा कहाँ चल जाएगा, सेकेंड वाला पार्ट में। बस इसके बाद में ये याद रखना है। फिर एक होता है कन्वेक्शन जोन।
फिर एक होता है कन्वेक्शन जोन। मान कोर में ऊर्जा बना न्यूक्लियर फ्यूजन से, कोर से ऊर्जा कहाँ चला गया, रेडिएशन में। अब रेडिएशन में क्या होता है कि यह संवहनीय मंडल में संवहन के माध्यम से यानी कि कन्वेक्शन के माध्यम से, फोटोन के माध्यम से विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा संचित होगा। देखो कुछ नहीं, तो हम बता रहे, इस पॉइंट को अच्छा से समझेंगे। ये है कोर, कोर में ऊर्जा बन गया न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से। अब जब ऊर्जा बन गया तब कहाँ आएगा, रेडिएशन में। अब रेडिएशन से क्या होगा, फिर कहाँ आएगा, कन्वेक्शन में, कंडक्टिव जोन में। तो कंडक्टिव जोन में है ना, कन्वेक्शन के माध्यम से, कन्वेक्शन के रूप में ऐसे 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 निकलेगा, कन्वेक्शन के माध्यम से फोटोन के रूप में, फोटोन के रूप में बोलो, फोटोन के रूप में एनर्जी निकलेगा। वो जो एनर्जी निकलेगा क्या होगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में एनर्जी निकलेगा। और चलो नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना याद रखो कि कभी ये लाइन पूछे कि ये कहाँ पर होता है तो बोलना कन्वेक्शन जोन में होता है, कि ये जो फोटोन के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में इसमें क्या होता है, एनर्जी पूरा इसे इसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, लास्ट में समराइज भी कर देंगे एक तरीके से। अब यहाँ पे देखो, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फोटोस्फीयर समझना। फोटोस्फीयर क्या होता है, फोटोस्फीयर मतलब प्रकाश मंडल। तो देखो फोटोस्फीयर का फिगर भी दिखा दे रहे एक बार, ये है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर का मतलब ये प्रकाश मंडल। हम लोग को जो सन दिखाई पड़ता है ना, ये सब पार्ट नहीं दिखाई पड़ता है, ये भी पार्ट नहीं दिखाई पड़ता। अभी जो तुमको सन दिखाई पड़ रहा है यही दिखाई पड़ता है, फोटोस्फीयर। और उसके बाहर वाला पार्ट नहीं दिखाई पड़ता है, मतलब अंदर वाला पार्ट नहीं दिखाई बाहर पड़ता, वाला नहीं, वही दिखाई पड़ता है हम लोग को फोटोस्फीयर। समझ में आया। तो ये पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट। तो ये सौर मंडल का, ठीक है ना, इसका मोटाई कितना होता है, 500 किलोमीटर, मतलब 500 किलोमीटर तक फैला रहता है, वही दिखाई पड़ता है। अब ये तापमान कितना है, इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा कम है, उधर मिलियन में था कोर में। यह सबसे ठंडा भाग है, जो सबसे ठंडा भाग यही है, मतलब सन में इससे ठंडा जगह कोई नहीं मिलेगा, फोटोस्फीयर। यह भाग हमें दिखाई देता है। ठीक है, कई बार क्या सबसे ठंडा भाग तो उसका जो कोरोना होना चाहिए ना। नहीं, ये है, बाहर में और टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस भाग में क्या है, कई बार हम लोग को सौर कलंक या सौर धब्बा या सन स्पॉट दिखाई पड़ता है। किसमें, फोटोस्फीयर में। जो फोटोस्फीयर वाला भाग है इसमें सन स्पॉट एक घटना होता है, वो दिखाई पड़ता है। सन होता है ये बताएंगे सन स्पॉट क्या होता है। सबसे पहले तो बात याद रखो कि जो सन स्पॉट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सौर कलंक या सौर धब्बा, ये कहाँ दिखाई पड़ता है, फोटोस्फीयर में। ये सूर्य का सबसे ठंडा भाग है। एक तो फोटोस्फीयर ठंडा भाग है, फोटोस्फीयर के अंदर भी एक जगह होगा जहाँ पे तुमको सन स्पॉट या सूर्य कलंक या सूर्य धब्बा दिखाई पड़ रहा होगा। अब वो फोटोस्फीयर के अंदर भी सबसे ठंडा भाग होगा। ठीक है, इसका उत्पत्ति का कारण क्या है, तो उच्च चुंबकीय क्षेत्र। देखो एक चीज है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब देखो हम लोग का भी मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब चुंबक। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के अंदर भी एक चुंबक है जो घिसता है चीजों को। हाँ, तो सन के अंदर भी चुंबक वाला चीज है। तो इसके अंदर जहाँ पे सन ठंडा होता है ना, जिस जगह पे सन ठंडा होगा, उस जगह पे सन का जो चुंबक वाला क्षेत्र है ना, चुंबक वाला चीज बढ़ जाता है। तो इसका उत्पत्ति किस कारण होता है सन स्पॉट का, तो बोलना हाई मैग्नेटिक फील्ड के कारण, यानी कि उच्च चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ठीक है, अब इसका प्रभाव क्या होता है, तो इसका अभी हम दिखाएंगे इसका प्रभाव क्या होता है सूर्य कलंक का। तुमको एक और मतलब कि देखो क्या होता है ना, कि कई बार जब सौर कलंक होगा तो इससे आदमी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस पे जैसे कई बार हो सकता है तुमको वो पेन उठा तो वहाँ से पेन गिर गया, जो तुम्हारा ये होता है सोलर स्पॉट, सौर धब्बा, सौर कलंक, सन के ऊपर स्पॉट आना। तुम्हारे इस पर स्पॉट आता नहीं बोलते हो, धब्बा आ गया, वही सन के ऊपर स्पॉट आना था। इसका क्या प्रभाव आ जाता है, जहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, बहुत हाई होगा फोटोस्फीयर के अंदर। देखो इसका क्या भाग होगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर आदमी का कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही जानवर के ऊपर। तो क्या इफेक्ट होगा इसका पड़ता है कम्युनिकेशन पे। जैसे तुम्हारा इसमें से देखो, इसमें से सन से क्या निकलता है, विकिरण निकलता है ना, बहुत सारा रे निकलता है, इसको बोलते हैं विकिरण।
ये विकिरण निकलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी होगा, मैग्नेट भी होगा। तो इससे क्या हो सकता है ना कि तुम्हारा जो सैटेलाइट है हम लोग जो भेजते हैं उसको डिस्टर्ब कर सकता है। फिर से तुमको जो है ये जीपीएस नेटवर्क सिस्टम जो होता है, तुमको नेट वगैरह जो चलता है उसको खराबी कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होता है ना जो चीज़, उस सब चीज़ को खराबी कर सकता है, जिससे दुनिया अंधेरा में जा सकता है। ऐसा हुआ भी है, जाके सर्च मारना सन स्पॉट का प्रभाव, इफेक्ट, ठीक है। यही सब चीज़ होगा। जो सन सौर कलंक का चक्र 11 ईयर्स, मतलब हमेशा 11 ईयर्स पे कभी कभी दिखाई पड़ता है। यहाँ पे एक चीज बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र तापमान एक दूसरे के उल्टा है, मतलब सन में जहाँ पे हाई चुंबकीय क्षेत्र होगा वहाँ पे तापमान क्या हो जाएगा सन का, कम। सौर कलंक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 2500 गुना अधिक है। पृथ्वी में जितना चुंबक वाला क्षेत्र है उससे 2500 गुना अधिक है सन के पास, समझ में आया। अब एक भाग आया क्रोमोस्फेयर। देखो तो क्रोमोस्फेयर क्या है, फोटोस्फेयर के बाद दिखाई पड़ता है क्रोमोस्फेयर। यह हिस्सा केवल सूर्य ग्रहण में दिखाई पड़ता है। देखो ये सन है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये सन है, ये ऑरेंज टाइप के दिखाई पड़ रहा है, ये क्रोमोस्फेयर। बीच में आ जाएगा कौन, सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब बीच में चंद्रमा आ जाएगा। सूर्य ग्रहण कब दिखता है, जब बीच में चंद्रमा आ जाएगा। किस दोनों के बीच में, पृथ्वी और सन के बीच में। तो चंद्रमा आ गया, बीच में चंद्रमा आ गया तो हमको चंद्रमा दिखा, सूर्य नहीं दिखा। तो सूर्य चंद्रमा का साइज उतना बड़ा नहीं ना कि सूर्य को ढक लेगा, तो बाहरी वाला भाग ही छुप जाता है। तो बाहरी वाला भाग पहले बच जाता है, ये तो बीच वाला भाग छुप गया था। जो बाहरी वाला भाग सिर्फ उसमें लाल लाल दिखाई पड़ता है ना, उसी को बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। तो इसको बात यही याद रखना है कि जो है क्रोमोस्फेयर कब दिखाई पड़ता है, सूर्य ग्रहण के समय। और चंद्र ग्रहण कब होता है? अरे बता देंगे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इसके बाद में, अभी दूसरा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। आज कोरोना क्या होता है, तो ये भी सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई पड़ता है, यही बाहरी वाला पार्ट, ठीक है। उनसे पूछे सूर्य ग्रहण के समय कौन कौन सा पार्ट दिखाई पड़ता है, क्रोमोस्फेयर और कोरोना, ठीक है। और ये कहाँ चले गए हम, अब आओ तुमको रिवीजन करा दे रहे इसका, सन का। सन में 6 पार्ट। पहला पार्ट है कोर। कोर के बारे में हमारे सर बताए थे कि कोर जो है सन का सबसे आंतरिक भाग है। इसी में सौर का क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सन अपना ऊर्जा कहाँ पे जनरेट करता है, ऊर्जा अपना कहाँ पे बनाता है, कोर में ही बनाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है नाभिकीय संधि, इसके अंदर हाइड्रोजन मिल के किस में बदल जाता है, हीलियम में। और ये जो कोर है किस अवस्था में रहता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा अवस्था में रहता है। इतना बात याद रहेगा। अब फिर इसके बाद इसके अंदर का टेम्परेचर कितना होता है, 16 मिलियन डिग्री, 1600 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 16 मिलियन था कि 1600 था, 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और क्या पढ़ाए थे कोर के बारे में, और उसके में कोर पे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत होगा, तापमान बहुत होगा और प्रेशर भी अधिक होगा। उसका 20% भाग। हाँ, ये भी बताए थे कि जो पूरा जो सन है 100% है, कि कोर का कितना द्रव्यमान होगा। उस समय आप बोले थे 80%, अभी बोले 100%। मतलब पूरा 20% 100% है ना सन का मास, तो 20% मास अकेला कोर का होगा, तब बच गया जो 80% हुआ, ये बात, ठीक है। तो इतना बात कोर के बारे में याद रखना है। कोर के बाद सेकंड वाला पार्ट क्या पढ़ाए थे, रेडिएटिव जोन। तो कोर से ऊर्जा निकल के अब कहाँ जाएगा, सन में, सन का रेडिएटिव जोन। इसमें सिर्फ यही बात याद रखना है, रेडिएटिव जोन में इसे ऊर्जा निकला, फिर कहाँ चला गया, रेडिएटिव जोन, बस ये याद रखना। फिर उसके बाद कन्वेक्शन जोन बताए थे कि जब रेडिएटिव जोन से ऊर्जा निकल के फिर कहाँ चला जाएगा, ये जो पीला वाला दिखाई पड़ रहा है, देख सके, ये जो पीला वाला दिखाई पड़ रहा है ये हो गया कन्वेक्शन जोन। तभी रेडिएटिव जोन से ऊर्जा निकल के कहाँ जाएगा, कन्वेक्शन जोन में। और कन्वेक्शन जोन में बताए हैं, कन्वेक्शन के रूप में यानी कि संवहन के रूप में, फोटोन के रूप में जो सन के अंदर ऊर्जा जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, फोटोन के रूप में ऐसे ऐसे ऊर्जा घूमने लगता है। ये बात याद कराए थे। उसके बाद हम छठा बात बताए थे यहाँ पे, फोटोस्फीयर जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है।
हम लोग को दिखाई कौन सा पार्ट पड़ता है सन का, तो ये फोटोस्फीयर, ये वाला भाग फोटोस्फीयर। सन का सबसे ठंडा भाग कौन है, तो फोटोस्फीयर है। सन में इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। फिर ये भी बात बताए थे तुमको कि ब्लाइंड स्पॉट या सूर्य कलंक सौर स्पॉट कहाँ पे दिखाई पड़ता है, इसे फोटोस्फीयर में। और सबसे सन का ठंडा भाग यहीं पर है। और फोटोस्फीयर के अंदर भी सबसे ठंडा भाग कौन है, तो यही स्पॉट वाला भाग, सन स्पॉट। इसको क्या बोलते हैं, सन स्पॉट या सूर्य धब्बा या सूर्य कलंक। फिर यहाँ पर क्या होता है, किस लिए बनता है, क्योंकि यहाँ पे सन का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बहुत अधिक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बहुत अधिक है। और जबकि टेम्परेचर सन का क्या है, कम है। ये भी बताए थे जहाँ पे सन का मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगा, चुंबक वाला चीज, वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये बताए थे कि सन का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से कितना गुना अधिक है, 2500 गुना अधिक है, 2500 गुना अधिक है। फिर ये भी बता दिए थे तुमको कि जो सौर स्पॉट है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो आदमी पे नहीं प्रभाव पड़ता है, ये जीपीएस पे, सैटेलाइट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, और तुमको जो अंतरिक्ष में जो यात्री जो सफ़र करता है उस सब पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से विकिरण निकलते रहता है। फिर उसके बाद बढ़ाए थे कि अब लास्ट में बचेगा दो भाग, एक क्रोमोस्फेयर एक कोरोना। तो ये दोनों ऐसा भाग है जो हमको सिर्फ कब दिखाई पड़ता है, सूर्य ग्रहण के समय। याद हो गया पूरा सन का पार्ट। अब सन की कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी, एक दो बेसिक, इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सन से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट है, यहाँ पे याद रखना है। सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है, जैसे देखो पृथ्वी भी घूमता है। देखो अक्ष पे घूमने का मतलब क्या हो गया कि देखो मान लो पृथ्वी, ये सन है, इसके चारों ओर क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी देखो कैसे घूमेगा, पृथ्वी ऐसे घूमेगा, अपने अक्ष पे ऐसे घूमेगा ही, साथ में ऐसे भी घूमते रहेगा सन के चारों ओर। ये जो चारों ओर जो घूमना, ऐसे घूमना को कहते हैं क्या चीज, सन के चारों ओर घूमना। और अपने अक्ष पे घूमना मतलब अपनी जगह पर भी घूमते रहेगा और चारों ओर भी घूमेगा। और सन क्या है, तो सन भी अपने अक्ष पे ऐसे घूमते रहता है, गोल गोल, ये भी ऐसे होते रहता है, गोल 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 गोल। अगर पूरा वो सब चलते रहता है सिस्टम, ये भी गोल गोल घूमते रहेगा, ठीक है। तभी किस तरीके से घूमता है, तो देखो, तो सूर्य अपने अक्ष पर कैसे घूमता है, पूर्व से पश्चिम, यानी कि ऐसे घूमता होगा। सन जो है ना, ऐसे घूमता होगा अपने अक्ष पे, ऐसे। समझ में आ रहा है, कैसे कैसे, ऐसे, फिर ऐसे घूमता होगा, यहीं पे लिखा हुआ है। जबकि पृथ्वी कैसे घूमता है, पश्चिम से पूर्व। अब पृथ्वी कैसे घूमता होगा अपने अक्ष पे, ऐसे, सन भी ऐसे पृथ्वी, और उसके चारों ओर भी घूमता होगा ऐसे, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट घूमता है। पृथ्वी याद रख लो, पृथ्वी कैसे घूमता है, पश्चिम से पूर्व, या ऐसे की ओर, वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट। ये सूर्य पूर्व से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट, ध्रुव तारा के दिशा में, याद रख लो, ऐसा भी याद कर सकते, ध्रुव तारा, सॉरी, तारा के दिशा में। सन भी तो तारा है, तारा जो दिशा में घूमेगा वही दिशा में तो सन भी घूमेगा। कनेक्ट हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे देखो, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 109 गुना है। व्यास मतलब होता है डायमीटर। देखो क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है, ई है पृथ्वी, तो इसका डायमीटर मान ले रहे हैं डी। पूरा को क्या बोलते हैं, इसे ई लाइन को क्या बोलते हैं, डायमीटर, सर्किल में। तो सन है ना, इसका 109 गुना ज्यादा बड़ा है सन इससे, ऐसे 109 बार करेंगे तो उतना बड़ा सन है पृथ्वी से, दिखाई पड़ता है छोटा। तो सन का व्यास, सन का डायमीटर या व्यास पूछे पृथ्वी से कितना गुना है, 109 गुना। 109 गुना का मतलब समझ रहे हो, 139 मिलियन किलोमीटर बड़ा है पृथ्वी से सन। पृथ्वी बड़ा कि सन, कितना गुना, 109 गुना। किलोमीटर पूछे तो 139 मिलियन किलोमीटर। सूर्य के केंद्र में कोर में ऊर्जा उत्पन्न होता है, बताइए थे कोर में ऊर्जा उत्पन्न होता है सन में, क्या चीज से, न्यूक्लियर फ्यूजन से, हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना देगा। फिर से हाइड्रोजन बम भी बताए थे न्यूक्लियर फ्यूजन से ही बनता है। तारा का निर्माण भी न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। सिर्फ फ्यूजन कहाँ पर आता है, विखंडन, परमाणु बम बनाने में, एटम बम बनाने में। सूर्य के अंतर्गत क्या है, सूर्य जो देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है 71 या 73%, और हीलियम है 26%। बाकी जो बच गया धूल है।
यही तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल के सारा किस में बदल जाता है, हीलियम में। सेम प्रक्रिया सन में भी होता है और तारा में भी ऐसे ही हो रहा था। ठीक है। सूर्य के सतह का ताप कितना है? सतह पूछे यानी इसका मतलब फोटोस्फीयर वाला बात पूछ रहा है, जो हम लोग को दिखाई पड़ता है 6000 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलेंगे तो 505। इसको देखो दो तरीके से सेल्विन केल्विन और सेल्सियस बदलना बताया था ना तुमको एक दिन, नहीं बता तुमको नहीं पढ़े हुए। अच्छा 6000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन में पूछे तो 5772 डिग्री केल्विन। ठीक है। सूर्य का द्रव्यमान संपूर्ण सौरमंडल का कितना है? सौरमंडल के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? ग्रह, उपग्रह, एस्ट्रॉइड मतलब क्षुद्रग्रह, मेटरॉइड उल्कापिंड। तो पूरा का मास मान लो कि ये क्या है? पृथ्वी सबका 100%। सन अकेला वो पूरा का कितना है? 99%, इससे भी ऊपर। 1% में वो सबका मास रखो वजन, 99% वजन अकेले सन का है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तुम्हारे सोच से भी बड़ा है 99%। ठीक है। सूर्य एक तारा है, लेकिन यह हमारे आकाश गंगा के मंदाकिनी के लगभग 100 अरब तारों में से एक है, न कि सबसे बड़ा तारा है। इस लाइन का मतलब समझ में आया? हम लोग जो गैलेक्सी में रहते हैं, ऐसे तो 100 अरब गैलेक्सी है बताए थे, आकाश गंगा है। हम लोग जो गैलेक्सी में रहते हैं, ऐसा जो दिखाई पड़ता है उस दिन दिखाई पड़ रहे थे, इसके अंदर भी 100 अरब तारा है। सन के अलावा भी इतना तारा है, 100 अरब तारा है। उसी तारा में से एक तारा है सन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन सब तारों में से सबसे बड़ा सन ही है। इससे भी बड़ा तारा है, हमको नहीं पता। सन से भी बड़ा है। हाँ, हमारे गैलेक्सी में सन से भी बड़ा तारा मौजूद है। लाते एक बार सर्च मारते हैं गूगल पे, रुको कौन है वो, तो समझ में आ गया ये बात। अब उसके बाद यहाँ पे याद रखना है सूर्य का उत्पत्ति कब हुआ? 5 अरब पूर्व, क्योंकि बिग बैंग भी तो यही बोलता है 5 अरब पूर्व ही तो हुआ, और फिर 2 सेकंड से भी कम में सब चीज़ बनना स्टार्ट हुआ। सूर्य का औसत घनत्व कितना है? घनत्व तो डेंसिटी, इसको रट लो, तुमने समझ पाओगे। 1.408 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, मतलब 2 सेकंड से कम में इतना सब चीज बन कैसे गया? तो भगवान का भी देन होता है, सब चीज़ हम लोग नहीं कर सकते। सन से क्यों रोशनी निकल रहा है बताओ, हम तो बोल सकते हैं ना। हम लोग क्यों धरती पे है? अब बहुत कुछ घुसाएगा इसे वैसे, वो सब बात छोड़िए, क्यों पढ़े। अब यहाँ पे याद रखो, सूर्य सौरमंडल का मुखिया होता है, मतलब सौर मुखिया मतलब सब इसी के इशारों पे नाचेगा, बीच में यही रहेगा। सूर्य के चारों ओर की निश्चित कक्षा में, मतलब सबका अपना अपना एक और रास्ता है। निश्चित कक्षा मतलब सबका अपना अपना एक ऑर्बिट है। अर्थ है तो इसी ऑर्बिट में घूमेगा, ये नहीं कि इसमें घूमने लगेगा। सन के चारों ओर एक निश्चित कक्षा के ऑर्बिट में घूमेगा, और उसके ऐसे 8 उपग्रह है, और इसका उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड चक्कर लगाता है, लेकिन उन उपग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, सूर्य की रोशनी से चमकता है। कहने का मतलब है सोलर सिस्टम है तो ये सन है, इसके चारों ओर हर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सब प्लैनेट लोग चक्कर लगा रहा होगा, और प्लैनेट के भी चारों ओर कौन लगा रहा होगा? सैटेलाइट, उपग्रह, और फिर बहुत सारा तुमको एस्ट्रॉइड मेट्रॉइड सब होता है ना, ये लोग भी सन का चक्कर लगाता है अलग अलग तरीके से। समझ में आया? पता ही नहीं है, अभी समझ जाना क्या होता है, बस इतना याद रख लो। इसमें से किसी का बस अपना रोशनी नहीं है, सन के पास ही सिर्फ रोशनी है, और सन की वजह से ही सब क्या करता है? चमकता है। समझ में आया? मून के पास भी तो नहीं है, मून नहीं का है, तो सन का ही रोशनी है, उसी से चमकता है। सूर्य सौरमंडल के लिए एकमात्र प्रकाश ऊर्जा है और उष्मा का स्रोत, मतलब पूरे सोलर सिस्टम में हम जो पढ़ते हैं हम लोग का, उसमें सन के पास ही सिर्फ रोशनी है, और वही सब के लिए ऊर्जा भी बनाता है, उष्मा भी देता है। हम लोग के लिए भी एनर्जी का सोर्स क्या है? सन ही है। पूछो कैसे बताओ? सन नहीं रहेगा तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण, तो पेड़ बनेगा? पेड़ नहीं उगेगा तो हम लोग का ये खाना खाएंगे तो कहाँ से आएगा? तो हम लोग में ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है? दुनिया में सबसे बड़ा पूछे ऊर्जा का स्रोत कौन है एनर्जी का, तो सन ही है सब जगह। सन के वजह से ही तुमको पृथ्वी के नीचे जो कोयला उला बन रहा है उसका भी प्रोसेस है, उसके अंदर उसका भी भाग है। सन हीट हो रहा है, पृथ्वी भी हीट हो रहा है, नीचे का सामान सब भी हीट हो रहा है। सूर्य का आकर्षण बल सौरमंडल को बांधे रखता है। जैसे देखो, अच्छा थोड़ा देर के लिए मान लो कोई लड़का है,
कोई लड़की के पीछे जा रहा है तो खींच ले जाता है। इसमें कुछ ख्वाबिया होगा तब ना, अट्रैक्शन फोर्स होगा तब ना जा रहा होगा। ऐसे ही पढ़ने ऐसे ही, ठीक है। इसी तरीके से ये जो सन है इसके चारों ओर कैसे घूम रहा है, इसे पागल है प्लैनेट नहीं। इस सन के पास अट्रैक्शन फोर्स है, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अपने आप इस सन जो है बांधे रखता है, नहीं बांधे रखेगा तो गिर नहीं जाएगा नीचे, इसी का नहीं बांधे रखता है। बस याद रहो सन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सभी प्लैनेट को बांधे रखता है, ठीक है। तो सन के बारे में क्या क्या पढ़े थे फिर से याद करा दे रहे हैं। पृथ्वी घूमता है पश्चिम से पूर्व, सन घूमता है पूर्व से पश्चिम, क्योंकि सारा तरह घूमता है पूर्व से पश्चिम। सिर्फ पश्चिम से पूर्व कौन घूमता है, पृथ्वी और ध्रुव तारा। सन पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है, 109 गुना। फिर से सन में ऊर्जा कहाँ पर बनता है, कोर में, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा सभी हाइड्रोजन के हीलियम बदल देता है। सन के अंदर क्या है, 71 में 73% हाइड्रोजन और 26% हीलियम। सन में टेम्परेचर दो तरीके से पूछेगा। सन का टेम्परेचर जो है फोटोस्फीयर का कितना है जो हम लोग को दिखाई पड़ता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम लोग केल्विन बदलेंगे तो 5772 डिग्री केल्विन। कैसे बदल सकते हैं वो बाद में सिखा देंगे, ठीक है ना। और तुमको सेंटर का पूछे तो 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सन का कौन सा भाग हमको दिखाई पड़ता है, तो फोटोस्फीयर। कहाँ पर कन्वेक्शन के रूप में जो है फोटोन के रूप में ऊर्जा निकलता है ऐसे ऐसे, और विद्युत चुंबक के रूप में हम लोग को ट्रैवल करता है, वो कौन सा भाग है, कन्वेक्शन जोन सन का। हाँ सन अब 100 सन जो है हमारे आकाश गंगा मंदाकिनी का भाग है, 100 अरब तारों में से एक है। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे बड़ा तारा है। सन का उत्पत्ति कब हुआ था, 5 अरब पूर्व। फिर से सूर्य का औसत तापमान के डेंसिटी कितना है, 1.408 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर ये बताया था कि सन हमारे सौरमंडल का क्या है, मुखिया है। इसके चारों ओर सब घूमता रहेगा एक निश्चित कक्षा में, फिक्स ऑर्बिट में। सब ग्रह के भी चारों ओर घूमता रहेगा उपग्रह। सबको रोशनी कौन देता है, सन। किसी के पास अपना रोशनी या ऊर्जा नहीं है, सबको सन ही देगा। फिर से भी बताए थे कि सब कोई सन के चारों ओर क्या किस रूप में है, किस लिए घूमता है, क्योंकि सन सबको चारों ओर किस रूप में बांधे रखता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शनल फोर्स या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में, ठीक है। अब एक और है यहाँ पे, एक सेकेंड, चल रहने दिया जाए आज भर जितना, क्या लेट हो गया।